नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है डीपी शर्मा के यूट्यूब चैनल में। और हम डिस्ट्रिक्ट शो कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट शो के अंदर सबसे पहले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और इसके बाद में आज बारी है नागौर डिस्ट्रिक्ट की। आप सभी साथ बने रहे और फटाफट से वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हम शुरू करते हैं नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्थापत्य कला की दृष्टि से और कल्चर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। हम उठाएंगे सबसे पहले नागौर जिले की हिस्टोरिकल जो बातें हैं, इसकी ऐतिहासिक बातें। जैसा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम इतिहास निकालते हैं शुरू से, किस क्षेत्र का योगदान किस प्रकार से, उसी क्रम से हम नागौर का योगदान उठाएंगे। जैसा कि आप सभी ने पढ़ रखा है कि बीकानेर क्षेत्र, नक्शा सभी को आपको आना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भौतिक प्रदेश में समझा रखा है आपको, बीकानेर क्षेत्र को प्राचीन काल में बोला करते थे जांगड़ प्रदेश। इसी को जांगड़ प्रदेश बोलते थे, इसी को जांगड़ू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसी जांगड़ू प्रदेश और इसी जांगड़ प्रदेश एक जनपद के इसने में रूप लिया था। इसी जांगड़ प्रदेश की एक राजधानी थी और उस राजधानी का नाम था अहिच्छत्रपुर, जिसका नाम था अहिच्छत्रपुर। इसका नाम था यह अहिच्छत्रपुर कोई और नहीं, यह अहिच्छत्रपुर इस नागौर का प्राचीन नाम है। आप कह सकते हो कि जांगड़ प्रदेश का दक्षिणी भाग नागौर था। बिल्कुल राइट है, जांगड़ प्रदेश का दक्षिणी भाग नागौर है, जिसे प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यहां पर बहुत से शासकों का अधिकार रहा, गुर्जर प्रतिहारों का यहां पर अधिकार रहा। आपने पढ़ा हुआ गुर्जर प्रतिहार शासक। गुर्जर प्रतिहार शासक में नागभट्ट करके एक महान आक्रांता शासक हुए, नागभट्ट के नाम से। नागभट्ट भी दो आए, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम ने, आपको पता है कि सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार जो आए थे मंडोर में आए थे। मंडोर के बाद में वो मेड़ंतपुर, मतलब उस दौरान एक स्थान मेड़ंतपुर के नाम से, मेड़ंतपुर कोई और नहीं, ये आपका मेड़ता है। इस मेड़ता को राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक था, जिसने ये गुर्जर प्रतिहारों की राजस्थान में दूसरी राजधानी थी। इतिहास में यहां भी इस मेड़ता का नाम मिलता है, यहां इसका योगदान मिला। मेड़ता का नाम कंप्लीट हुआ। मेड़ता के बाद यहां पर हमारा जो जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र था, यहां पर शाखा स्थापित होती है राठौड़ों की। मूल पुरुष रावसिया आए। रावसिया के बाद ध्यान रहे जोधा करके, राव जोधा करके एक महान शासक और हुए और इन्हीं जोधा के पुत्र थे जिनका नाम था राव बीका। बीका जी ने बीकानेर की स्थापना कर ली। लेकिन इन्हीं जोधपुर की शाखाओं में मोटा राजा उदय सिंह करके एक शासक हुए। जोधा जी के बाद मोटा राजा उदय सिंह जी आए और इन्हीं की एक संतान थी जिनका नाम था किशन सिंह करके शासक हुए थे। यह ध्यान रखना, राजस्थान में राठौड़ों की 3 शाखाएं, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ की शाखा। लेकिन ध्यान रहे नागौर कोई अलग नहीं है। नागौर प्राचीन काल से मारवाड़ का एक पूर्वी केंद्र रहा है। पूर्वी प्रहरी केंद्र, मारवाड़ का पूर्वी प्रहरी केंद्र किसे कहा जाता है? नागौर को या अहिच्छत्रपुर को कहा गया था। मारवाड़ क्षेत्र में यदि कोई भी आक्रमण होता है, किसी प्रकार से कोई भी आक्रमण, बाहरी आक्रमण होगा पूर्वी साइड से, तो वो नागौर में उसकी देखरेख होती थी, नागौर में सूचना मिलती थी। और यहां पर इसकी देखरेख करने के लिए, सूचना के लिए मालदेव राठौड़ ने यहां पर एक दुर्ग बनाया था, जिसे माल, यहां पर इसको माल खेत के नाम से जानते हैं और यहां मालकोट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये यहां दुर्ग आता है मालकोट, जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। ये इतिहास की बात आपके सामने और रूबरू करवाई। जब मैं स्थापत्य कला को रूबरू आपके सामने करवाऊंगा, रिपीट करूंगा, तो मालकोट के बारे में मैं फिर से आपके सामने वर्णन कर दूंगा। मैं एक सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको फटाफट से 1947 पे लेके आ रहा हूं। जैसा कि बताया, जांगड़ प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर, जो नागौर का प्राचीन नाम है। फिर इसका उल्लेख मिलता है गुर्जर प्रतिहार शासकों में। नागभट्ट फर्स्ट ने मेड़ंतपुर को राजधानी बनाई थी। राजस्थान में प्रतिहार शासकों की दूसरी राजधानी कौन सी है? मेड़ता या मेड़ंतपुर। नागभट्ट प्रथम ने इसको बनाया था। इसके बाद मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ सत्ता की स्थापना होती है। राठौड़ सत्ता का ही पूर्वी केंद्र था, पूर्वी सीमांत क्षेत्र था, वो नागौर का भाग था। और यहीं पर आगे चलकर नागौर क्षेत्र में अमर सिंह करके एक बहुत ही महान शासक हुए हैं। मैं राजस्थान में आपको ऐसा वर्णन करने वाला हूं कि नागौर हमारा ऐसा क्षेत्र जहां पर आप सोच नहीं सकते ऐसी लड़ाई हो सकती है क्या। मतीरे को लेकर यहां लड़ाई हो गई थी, वो भी नागौर की विशेषता रहती है। इसको भी मैं बाद में दोहराऊंगा लेकिन डिटेल से। लेकिन फटाफट से आपको मैं आगे ले चलता हूं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा राजस्थान अस्तित्व के अंदर आता है, एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, उस दौरान नागौर अपने आप में कोई जिला नहीं था। लेकिन ध्यान रहे
नागौर जोधपुर का ही एक ठिकाना था, कह सकते हो आप, इसके एक अभिन्न अंग कह सकते हो। लेकिन जैसे ही 1956 के अंदर राजस्थान अपने अस्तित्व के अंदर आता है, 1 नवंबर 1956 आप सभी जानते हो राजस्थान अपने अस्तित्व में आता है। उस दौरान नागौर भी उन 26 जिलों में नागौर भी उस दौरान एक जिला हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26। उसी दौरान नागौर भी उनमें से एक जिला था जो आज राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना 5वां स्थान रखता है, जो 17,000 लगभग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये नागौर जिले की विशेष बात। अब ये तो थी एक ऐतिहासिक बात, शुरू से लेकर आज तक का दौर, नागौर ने कितना अपने आप में विकास किया, नागौर की क्या क्या विशेषताएं थी, मैंने आज तक आपके सामने पूरा बताया। अब हम देखेंगे नागौर जिले की ज्योग्राफिकल बात, मतलब यहां ज्योग्राफिकल फैक्ट क्या है। हम एक इंट्रोडक्शन से लेकर फिजिकल, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम और वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरा देखेंगे। ज्योग्राफिकल बात यहां नागौर जिले की क्या है। जैसे हम सबसे पहले देखें, हम एक इंट्रो के बारे में बात करें, इंट्रो नागौर जिले का। देखो, नागौर जिला एक ऐसा जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक दूसरा सीमा लगाने वाला जिला है। जैसे कि पाली जिला एक ऐसा जिला है, पाली जिला राजस्थान में ऐसा जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से करते हैं, आपको मैंने बहुत शानदार ट्रिक कई बार बता रखी है। अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं, अब जरा उनसे मिले, अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं। यही आपकी ट्रिक है, यही आपका प्रश्न था, यही आपका आंसर है। अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं। कैसे? ऐसे बना दोगे आप अजमेर। नंबर 2, बै से बना दोगे आप बाड़मेर। नंबर 3 जालोर, जैसे बन जाएगा जालोर और रा से बन जाएगा राजसमंद। ऊ से बन जाएगा उदयपुर और नै से बन जाएगा नागौर और सै से बन जाएगा सिरोही। और कितने हो गए देखो, अजमेर 1, बाड़मेर 2, जालोर 3, राजसमंद 4, उदयपुर 5, नागौर 6, सिरोही 7। आपके 7 डिस्ट्रिक्ट कवर हुए। अच्छा, पाली लगाते कितने? 8 लगाता है। मिलना नहीं है आपको, मिलेगा क्या करना है, जो से बन जाएगा जोधपुर। ये लो जी, पाली के 8 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने कवर है। इसी प्रकार भारत में एक राज्य है यूपी, यूपी भी भारत में 8 राज्यों के साथ में सीमा को स्पर्श करता है। और हमारा नागौर जिला राजस्थान में 7 जिलों की सीमा स्पर्श करता है। और यदि मैं आपके इतना प्रयास कर रहा हूं तो ये मैं आपसे आग्रह रखूंगा कि आपसे एक प्रश्न है, कमेंट के अंदर आप मुझे बताओगे कि नागौर जिले 7 जिलों से सीमा स्पर्श करता है, वो 7 जिले हैं कौन कौन से? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। यदि आप होनहार और सूरवीर विद्यार्थी हो तो आप जवाब दोगे कि नागौर जिला 7 जिलों से सीमा स्पर्श करता है। और हम इंडिया के अंदर बात करें, असम के नाम से आपका राज्य है, असम राज्य है भारत में, 7 राज्यों के साथ में सीमा अटैच करता है। उसी प्रकार नागौर, और नागौर राजस्थान का सबसे मध्यस्थ जिला है। आपने अक्सर सुना है राजस्थान का हृदय बोलते हैं अजमेर, हृदय अजमेर है, लेकिन ध्यान रहे राजस्थान का मध्यस्थ मिडिल जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो नागौर ही आएगा। नागौर के अंदर एक स्थान पड़ता है मकराना, यही राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु है। ये था बेसिक इंट्रो, ज्योग्राफिकल बेस पे आपको मैंने बताया। फिर हम देखते हैं, फिजिकली बात करते हैं, भौतिक स्तर पे बात करते हैं कि नागौर की भौतिक स्थिति क्या है। यदि हम बात करें राजस्थान कृषि विभाग की बात करें, राजस्थान कृषि विभाग बोलता है कि नागौर एक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब मरुस्थलीय जिला है। ये तो बोलता है हमारा कृषि विभाग बोलता है। लेकिन आप देख सकते हो, मान लो ये आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट है, मान लिया, जैसे कि आप बराबर देख पा रहे हो, आपके मैप में आप देख रहे हो नागौर एक बादल की आकृति में डिस्ट्रिक्ट आता है। लेकिन आप यहां देख सकते हो नागौर जिला है ना, इसका जो साउथ बड़ा भाग है, इसके साउथ बड़े भाग में यहां कटी फटी स्थिति के अंदर अरावली का विस्तार है। नागौर जिले के दक्षिणी भाग में कटी फटी स्थिति में किसका विस्तार है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली की खूबियां चट्टानें पाई जाती है, अरावली के प्राचीन चट्टानों का यह विस्तार है। जबकि नागौर जिले के 80% भाग पे फैला हुआ है मरुस्थल, इसीलिए राजस्थान कृषि विभाग इस जिले को डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, 2010 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान में 12 मरुस्थलीय जिले हैं और 12वां जिला हनुमानगढ़ है, जिसे 2010 में जोड़ा गया था। और जब से कृषि विभाग डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट को मानता है, तभी से नागौर जिला इसके अंदर शामिल किया गया है।
ओके। दक्षिणी भाग में अरावली का विस्तार है, जैसे कि मकराना क्षेत्र आता है, जाइल क्षेत्र आता है, और जो दक्षिणी भाग पर्वतसर का भाग आता है, नामी पर्वतसर है, तो ये सारा का सारा अरावली का ही अंग माना जाता है। ये भी ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी बात फिर यहां कंप्लीट हुई। अरावली दक्षिणी भाग में, और ऊपरी भाग में 80% भाग पे क्या फैला हुआ है, थार का डेजर्ट फैला हुआ है। लेकिन ये तो आपकी फिजिकल बात आ गई, भौतिक प्रदेश की मैंने बात की। लेकिन एक बात और याद कर लेना कि नागौर की भूमि में एक तो NaCl की जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, प्लस यहां पर Na2SO4 की बहुत ज्यादा मात्रा है। इसका मतलब आप जैसा कि थोड़े साइंस से भी जुड़े होंगे, आप सोडियम क्लोराइड, हम आप कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की मात्रा यहां बहुत ज्यादा है। कुछ भी हो ध्यान रखें, सोडियम क्लोराइड भी नमक होता है, यह नमक खाने के काम में आता है, और सोडियम सल्फेट यह नमक औद्योगिक नमक होता है। दोनों है ही नमक। सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl खाने वाला नमक, घरेलू नमक है। Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट, मतलब इसका यूज होता है वो औद्योगिकरण में होता है, ये नमक खाने के काम नहीं आता, फिटकरी इत्यादि वगैरह बनती है। तो यहां पर लवणता की अधिकता अपने आप हो गई। लवणता की अधिकता होने के कारण नागौर को नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी झीलें पाई जाती है। अच्छा, मैंने भौतिक प्रदेश की बात कर दी, यह आपकी कंप्लीट है। अधिकांश भाग पर यहां पर फैला जाता क्या है, थार का मरुस्थल, दक्षिणी भाग में अरावली। और इसके बाद हम बात करते हैं नागौर जिले की क्लाइमेट के बारे में। नागौर जिले की जलवायु किस प्रकार की है देखते हैं। नागौर जिला, नागौर की क्लाइमेट, यहां की जलवायु कैसी है, ध्यान रहे सब एरिड आप कह सकते हो। नागौर जिले की जलवायु अर्धशुष्क जलवायु है, सब एरिड कह सकते हो। लेकिन हम बात करें कोपेन की, बात करें कोपेन कुछ और ही बोलता है। आपने पढ़ रखा है कोपेन जलवायु प्रदेश को 4 प्रदेशों के अंदर बांटता है, BWSW, BWSW, CWG, और इसके बाद में एक है AW। तो ध्यान रहे BSHW आ जाएगा इसके अंदर, मतलब जिस प्रदेश में अरावली का भाग आता है उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला वो नागौर है। ध्यान रहे, हम सीधी भाषा में बात करें, फुल फॉर्म पे दिमाग पे लोड मत दो, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो इसको अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कह सकते हो सिंपल भाषा में। कोपेन के हिसाब से जो अरावली प्रदेश की जलवायु है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट नागौर है। जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला बीकानेर है, उसी प्रकार से यहां पर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा होगा, नागौर होगा। कोपेन की बात को भी याद कर लेना है। और यहां पर राजस्थान कृषि विभाग और वर्षा के मात्रा के आधार पर क्या मानता है कि नागौर जिले की लोकेशन अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है, जबकि नागौर की स्थिति उपोष्ण कटिबंध में है। नागौर की स्थिति उपोष्ण कटिबंध में है और यहां की जलवायु अर्धशुष्क क्यों है, तो वो आप एक टॉपिक मैंने करवा रखा है, राजस्थान की जलवायु। इसके मैंने 5 अलग अलग आपको कारण बता रखे हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण। वहां से इस बात को आप अपना जो मेथड है पूरा क्लियर कीजिए। इसके बाद जलवायु पूरी है। अब देखेंगे हम नागौर जिले के अंदर ड्रेनेज सिस्टम क्या है, यहां का अपवाह तंत्र किस किस प्रकार से यहां पर नदियां बहती है और नदियां हैं कौन सी। अपवाह तंत्र की बात करें तो नागौर जिले का जो भाग है वो मोस्टली, इसका अधिकांश भाग वो आता है आंतरिक प्रवाह क्रम के अंतर्गत। नागौर जिले का अधिकांश भाग आंतरिक प्रवाह क्रम के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सी नदियां निकलती है और इसी प्रदेश के अंदर रह जाती है, जिनमें से खारी नदी का नाम सबसे विशेष रूप से उभर के आता है, क्योंकि खारी नदी पर्वतसर की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी सांबर झील में जाके गिरती है, जो झील आंतरिक प्रवाह क्रम की झील बन जाती है। लेकिन ध्यान रहे इसी नागौर के अंदर, जैसे आप मान लेते हो कि ये आपका नागौर का डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के बराबर में यहां इसके पश्चिमी भाग में डिस्ट्रिक्ट लगता है जोधपुर लगता है, सभी को पता है जोधपुर लगता है। नागौर और जोधपुर की सीमा के पास एक गांव है जिसका नाम पोंडलू, जिसका नाम क्या है पोंडलू, और पोंडलू गांव की ग्राम पंचायत की बात करें तो वो नागौर का है, लेकिन सीमावर्ती गांव है। जस्ट बराबर में जोधपुर
और यहाँ गांव किसका है, वो नागौर का गांव है। और यहाँ एक पहाड़ी है पोंडलू की पहाड़ी, उस पोंडलू की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम हुआ उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। लूणी की सहायक नदियों में ऊपरी भाग से आने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। जो नदी कहां से निकलती है, नागौर से निकलती है। नदी का नाम क्या हुआ, जोजड़ी। सिर्फ निकलती ही नागौर से है, जबकि पूर्णतः लाभ जोधपुर जिले को देती है। आपने एक नाम सुना है खेजड़ली गांव, खेजड़ली एक वहां पर चिपको आंदोलन जो हुआ था, वो खेजड़ली गांव इसी जोजड़ी नदी के किनारे आता है। और जोधपुर में एक बांध है जसवंत सागर बांध, उस जसवंत सागर बांध में जाके गिरती है जो लूणी नदी पे बना हुआ है। तो ये जोजड़ी नदी की विशेष बातें, वो जो जोधपुर की बात वो जोधपुर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना याद रखना है पोंडलू गांव की पहाड़ी नागौर के अंदर आती है। पूछे किन दो जिलों की सीमा पर है, तो आप कह सकते हो जोधपुर और नागौर की सीमा पे पोंडलू गांव आता है। नागौर का पश्चिमी भाग है जहां पर ये जोजड़ी नदी यहां से निकलती है। ये लो, ये नदी भी आपकी यहां क्लियर हुई। प्राचीन काल के अंदर कहते हैं कि सरस्वती का जो प्रवाह हुआ करता था गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर में, उस दौरान ये सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र में आता था। कोई दिमाग पे लोड देने वाली बात नहीं है, इसमें से प्रश्न नहीं उठेगा, ये जो बताया यही से उठेगा। अब है यहां पर झील से संबंधित बात, ज्योग्राफी में देखेंगे झील से संबंधित बात क्या है। नागौर जिले में राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में, इसीलिए उदयपुर को बोलते हैं लेक सिटी, झीलों की नगरी बोलते हैं। लेकिन राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं तो वो हमारे नागौर के अंदर आती है। जैसा कि आपको मैंने अभी 2 दिन पहले दिखाया सांबर झील के बारे में, उसी प्रकार से झील है सांबर झील। ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में झील है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर आता है। ध्यान रहे, जैसे मान लो ये सांबर झील है, सांबर झील के पास एक तरफ जो सीमा लगती है वो लगती है जयपुर जिले की लगती है, दूसरी तरफ सीमा लगती है वो अजमेर की सीमा लगती है, और तीसरी तरफ जो सीमा लगती है वो यहां पर नागौर की सीमा लगती है। तो ध्यान रहे, सांबर झील का नाम नागौर के अंदर भी आएगा। खैर, इसका मतलब यह है नागौर जिले में सर्वाधिक अस्तित्व रखने वाली झील सांबर भी कहीं ना कहीं अपना अंग बनाती है। सांबर झील के बाद नागौर जिले की सबसे बड़ी झील, सांबर को छोड़कर सबसे बड़ी झील जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक Na2SO4 का उत्पादन होता है, वो है डीडवाना झील। डीडवाना झील के बाद यही झील और है जिसका नाम है डेगाना झील। डेगाना झील के बाद एक झील और है जिसका नाम है कुचामन झील। इसके बाद सांबर से जुड़ा हुआ भाग है नावा का, है सांबर का यंग, लेकिन नावा जुड़ा हुआ है इसलिए इसको अलग झील का भी नाम दे रखा है, बोलते हैं नावा झील। सांबर की सम्मिलित झीलें, जुड़ी हुई झील आपस में ये। तो ये नागौर जिले की प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। नंबर 1 आप रिपीट करोगे सांबर झील, नंबर 2 डीडवाना झील, नंबर 3 डेगाना झील, नंबर 4 कुचामन झील, और नंबर 5 है नावा झील। ध्यान रहे, नागौर जिले में नमक निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण झील कौन सी है, डीडवाना। डीडवाना से NaCl न प्राप्त होकर यहां से प्राप्त होता है Na2SO4। ये राजस्थान की एकमात्र झील है जहां से सर्वाधिक Na2SO4 प्राप्त होता है, मतलब हमें सोडियम सल्फेट यहां से प्राप्त होता है। यहां पर हमारी राज्य सरकार का उपक्रम स्थापित हुआ है और इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। डीडवाना में राज्य सरकार के उपक्रम की स्थापना कब हुई थी, 1960 के अंदर हुई थी। और यहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, मतलब Na2SO4 आप कह सकते हैं। डेगाना झील ये एक वर्षाकालीन झील है। वर्षा काल में यहां भूमि में लवणता अधिक होने के कारण ये खारे पानी से तैयार हो जाती है, बाकी ये अन्य सीजन के अंदर ये झील सूख जाती है। कुचामन भी वर्षाकालीन झील है। यहां तक कि राजस्थान में अधिकांश झीलें आजकल वर्षाकालीन झील हो चुकी है। बड़ी से बड़ी झील, छोटी से छोटी झील में पानी की मात्रा नहीं रहती। जैसे ही बरसात आती है वर्षा काल के अंदर सब झीलें हमारी राजस्थान की लबालब हो जाती है। कुचामन झील इसकी खास बात, इस झील किनारे एक दुर्ग आता है, कुचामन का किला आता है। नावा झील को मत याद रखना, नावा ध्यान रखना, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नमक मंडी आप कह सकते हो, नमक मंडी, लवण फार्म, नमक मंडी कह सकते हो, लवण फार्म कह सकते हो। और राजस्थान नहीं, भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम, मतलब नमक संग्रहालय जो आता है, साल्ट म्यूजियम जो आता है, वो हमारा इस प्रकार से यहीं पर बसा हुआ है। कहां पर, नावा झील के अंदर है, नावा तहसील, नावा क्षेत्र है, यहां पर है। ओके, इसके अलावा यहां पर नमक व्यापारियों को
नमक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, किस प्रकार से नमक निर्माण की विधियां होती है उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो ये नावा के बारे में हमें बात प्राप्त होती है। अच्छा, इतनी बात याद कर लोगे ना, वेरी गुड, कर लोगे तो हम रिपीट करते हैं। सबसे बड़ी झील सांबर झील है, 2 नंबर डीडवाना, जहां से Na2SO4 प्राप्त होता है। इसके बाद डेगाना झील पूर्ण रूप से बरसात में डिपेंड रहती है। कुचामन झील, ये भी बरसाती झील है। नावा झील सांबर की जुड़वान झील मानी जाती है। ठीक है, डीडवाना झील में राज्य सरकार का उपक्रम कब स्थापित हुआ? 1960 में हुआ। और नावा जो है हमारे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नमक मंडी है और लवण फार्म कह सकते हो। और साल्ट म्यूजियम राजस्थान का एकमात्र इसी किनारे यहीं पर आता है। तो ये हमारे झीलों की बात भी कंप्लीट। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन के बारे में यहां पर क्या ख्याल है। नागौर जिले में क्या ख्याल है कि क्या यहां पर अभयारण्य है, क्या यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है? नो, यहां पर एनपी भी नहीं है, नेशनल पार्क भी नहीं है, यहां पर सेंचुरी मतलब अभयारण्य भी यहां पर नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें, नागौर जिले में आखेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र बहुत है और नागौर जिले के आखेट निषिद्ध क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं क्या? यहाँ पर काले हिरण भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, नॉर्मल हिरण भी मिलते हैं, छोटे टाइप के हिरण जैसे चिंकारा के नाम से जानते हैं, चिंकारा भी यहाँ पर बहुत याद में देखने को मिलते हैं। बस ये यहाँ की खास बात आती है। और हम वाइल्ड लाइफ में बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी के पेड़, खेजड़ी वृक्ष की बहुलता राजस्थान में सर्वाधिक कौन से में है? तो वो वाइल्ड लाइफ की बात करें तो खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक नागौर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ की कंप्लीट। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की बात। नागौर जिले में एग्रीकल्चर, यहाँ की कृषि क्या कहती है? राजस्थान में जायद की फसलें, जायद समझते हो क्या होता है? जैसे खीरा, जैसे बंगा, कईयों ने सुना ही मेरे से नाम पहली बार आई है। इसके बाद तरबूज, इसके बाद मतीरा, इसके बाद खरबूजा और इसके बाद ककड़ी, पूरी फैमिली छोटे से लेके बड़े तक, काचर, काचरी, काकड़ी, ककड़िया, पूरी फैमिली आएगी काकड़ी की, मतलब सह परिवार है ये। इसके बाद में और देखें तर काकड़ी, मट काचर, ये होती है जायद की फसलें। जायद की फसलों में सबसे अग्रिम जिला वो भी है हमारा नागौर। इसके अलावा हाल फिलहाल यहां पर जो उत्पादन बढ़ा है एक तो अड़सी, अड़सी उत्पादन में ये लगातार अग्रणी हुआ है। अड़सी उत्पादन, अड़सी क्या जानते हो? अड़सी क्या होती है? अड़सी ये एक औषधीय फसल है। कहते हैं कि जिसकी मेमोरी कमजोर हो जाती है, हमारी जो मेमोरी कमजोर हो जाए उसके बाद में अलसी खानी चाहिए। ये अलसी सेक कर खानी चाहिए, इससे दिमाग तेज हो जाता है। बाकी मेरा ये मानना है अक्ल जो आती है वो अलसी खाने से नहीं, बछड़ी खाने से ही आते हैं। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। नंबर 2 बात करें, यहां एक गांव है ताऊसर, बहुत ही फेमस गांव है ताऊसर। ताऊसर गांव की यहां पर पान मेथी बहुत ही फेमस है। ताऊसर गांव की क्या फेमस है? यहां पर पान मेथी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, ताऊसर मेथी के लिए फेमस हुआ, अड़सी नागौर में होती है। लेकिन एक नवीनतम अभी 2 सालों में एक नाम बड़ा ही जोरदार उभरा है। आजकल एक बड़ा शानदार फ्रूट आता है हमारे यहां पर, स्ट्रॉबेरी, आपने नाम सुना होगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? स्ट्रॉबेरी को क्या बोला जाता है? नहीं पता? चलो आप भी कमेंट करके बताना, फिलहाल मुझे भी नहीं पता स्ट्रॉबेरी को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी सर्वाधिक राजस्थान में जो प्राप्त हो रही है, आपको जान के अचंभा होगा। अभी नागौर जिले से आप सोचोगे सर स्ट्रॉबेरी डेजर्ट के अंदर कैसे हो रही है? भाई साहब, राजस्थान में कुछ भी असंभव नहीं है। राजस्थान के नागौर जिले में छोटी छोटी क्यारियां बनाई स्ट्रॉबेरी की कृषि की जा रही है, छोटे छोटे फार्म में। यहाँ पर नागौर जिले से स्ट्रॉबेरी यहाँ बहुत आ रही है। अभी ये सिर्फ अभी 2 या 3 सालों में यहाँ पर ये काम विकसित हुआ है। स्ट्रॉबेरी, अलसी, मेथी के लिए फेमस है और जायद की फसलों में तो अग्रिम जो है ही। और एक बात और है, आईजीएनपी नहर आ रखी है। आईजीएनपी की शाखाएं यहां पर आती है, बागड़सर शाखा, बागड़सर लिफ्ट नहर आती है। इसके अलावा पन्नालाल, श्यालाल, बारूपाल, चलो वो तो उसमें नागौर का नाम नहीं आता, और भी कई आती है। तेजाजी लिफ्ट नहर आती है, ये नागौर को लाभ देती है। जो नागौर को लाभ दे रही है, नागौर की भूमि में इतना भयंकर चमत्कार हुआ है कि उत्तरी नागौर के अंदर अब ये लिफ्ट नहर आने के कारण यहां पर कपास का भी उत्पादन होने लग गया है।
अभी हाल फिलहाल इन 10 सालों में यहां पर कपास का भी उत्पादन होने लगा। क्यों? जब से यहां पर वीर तेजाजी जैसी लिफ्ट नहरें यहां पर आने लग गई, इन लिफ्ट नहरों के कारण यहां पर कपास में भी ज्यादा वृद्धि होने लग गई। देखो कपास भी होती है पर आप प्रथम नहीं कह सकते किसी प्रकार से, लेकिन टॉप 5 में भी नहीं, लेकिन उत्पादन हो रहा है। नागौर के अंदर ही यहां पर स्ट्रॉबेरी की कृषि हो रही है, नागौर के अंदर ही अड़सी की कृषि हो रही है, और नागौर का ताऊसर गांव पान मेथी के लिए बहुत ही फेमस है। ये एग्रीकल्चर की बात हमने कंप्लीट की। अब हम देखेंगे यहां पर उद्योग के बारे में। उद्योग के बारे में देखिए यहाँ का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है नागौर का कैसा है। नागौर सिर्फ एक ही उद्योग के लिए फेमस है, वो सर्वाधिक सबसे बड़ा है नमक उद्योग। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक नमक उद्योग के कारखाने हैं, वो कहां है? नागौर जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहां पर मार्बल उद्योग, आप एज ए खनिज की बात कर सकते हो, ये एक जुड़वा बात है, खनिज और उद्योग की दोनों की बात है। क्योंकि यहां पर एक स्थान पड़ता है मकराना और परबतसर जो क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र जहां पर मार्बल की खूब यहां पर क्या की जाती है, यहां पर खुदाई की जाती है। बड़ी बड़ी राजस्थान के अंदर मकराना स्थान तो बहुत फेमस है, आप सभी जानते हो। सफेद मार्बल राजस्थान में सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है मकराना से। सर्वाधिक नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल के भंडार किस जिले में है? तो वो तो राजसमंद जिला आएगा। राजसमंद जिले में सर्वाधिक मार्बल के भंडार है, लेकिन मकराना का सफेद मार्बल पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे विश्व के 7 अजूबों में शामिल, जिसका नाम है ताजमहल जो शाहजहां का निर्माण कला, और इसी ताजमहल का निर्माण जो है इसके अंदर 80% से अबव मकराना के सफेद मार्बल का प्रयोग किया हुआ है। और उसी दौरान सांझा के कारण ही राजस्थान में ऊंटों की बहुत बड़ी कमी आने वाली है, क्योंकि आपको पता है उस दौरान राजस्थान में न तो ट्रक चलते थे, न ट्रेन चलती थी, न तो ट्रैक्टर चलते थे। उस दौरान माल ढोने का काम एक था, या तो घोड़ों के माध्यम से या ऊंट के माध्यम से। तो ऊंट को लगा दिया था मकराना टू आगरा, मतलब वाया लगा दिया था, मकराना ऐसे चलेंगे ऊंट, और आगरा रूट पे लगा दिया था। अब उन्होंने एक फायदा उठा लिया किस बात का? वो क्या लेख आपने पढ़ा होगा शुरू में, का ऊंट एक ऐसा जानवर है जो 10 से 15 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं जो जल्दी से दबते नहीं है मिट्टी में। इसका फायदा उठाया, बेचारे को पानी पिलाया नहीं, आधी ऊंट तो जयपुर के आसपास ही प्राण निकल गया होंगे। तो यहाँ पर तो ये समस्या हो गई थी प्राण निकलने के कारण। आधी ऊंट तो मारने के काम तो सांझा ने किए थे। उस दौरान हमारे यहां पर राजस्थान में 30% ऊंटों की कमी आई थी सांझा के काल के अंदर। वो कारण यही था। मार्बल उद्योग ज्यादा है, खनिज उद्योग में बता दिया मार्बल उद्योग ज्यादा आएगा, और मार्बल का ही यहां पर इन खानों से मार्बल निकाला जाता है, जिनमें सफेद मार्बल सबसे ज्यादा फेमस है। और सफेद मार्बल के लिए मकराना, परबतसर और इसके लिए अलावा किशनगढ़, अजमेर भी सफेद मार्बल के लिए फेमस है। लेकिन राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सर्वाधिक क्वालिटी का जो मार्बल निकलता है वो हमारे यहाँ मकराना से ही हमें प्राप्त होता है। नमक उद्योग में आपको पता है अग्रणी है जो है ही है, और नागौर जिले का नाम Na2SO4 के अंदर भी अग्रणी आता है। इसके प्लांट भी यहाँ बहुत ज्यादा है। ये यहाँ उद्योग, खनिज, वन्य जीव अभयारण्य, कृषि, नदियां, झीलें, जलवायु के बारे में नागौर की हम स्थिति को कवर करते हैं। इसके बाद उठाते हैं हम नागौर जिले का ऐतिहासिक महत्व। यहाँ नागौर जिले के इतिहास को लेकर चलते हैं। इतिहास में यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर हुआ है, इतिहास और कल्चर को मैं बराबर यहाँ पर आपके सामने रिपीट करता रहूंगा। जैसा कि आपने सुना होगा, एक राड़ हुई थी बहुत ही भयंकर, मतीरे की राड़। अब आप मुझे सन बताओगे, मतीरे की राड़ कब हो, ये युद्ध हुआ था? बहुत ही फेमस युद्ध है, सन आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। तब तक मैं आप सभी को कहानी बताता हूं कि मतीरे की राड़ की कहानी क्या है। और आप यदि अपने आप का ज्ञान विकास करना चाहते हो, ज्ञान संत बनना चाहते हो, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ये कब हुआ था। उसके बाद तो मैं अपने आप बता दूंगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, यह आपका टेम्परेरी राजस्थान, और यहां पर सीमा लगती है बीकानेर की सीमा लगती है, और यहां पर सीमा लगती है नागौर जिले की। मान लिया ये नागौर, और इधर आपका आएगा बीकानेर आ जाएगा। 2 क्षेत्र आ गए। नागौर का शासक उस टाइम हुआ करते थे बीकानेर के शासक हुआ करते थे यहां पर राव करण सिंह हुआ करते थे, और नागौर के शासक थे महान शासक जिनका नाम है अमर सिंह। ये भी शासक बहुत खतरनाक है, अमर सिंह। अच्छे प्रभावी आदमी है अमर सिंह, मुगलों का विरोधी आदमी है अमर सिंह। अब देखो क्या बनते हैं यहां पर। नॉर्मल किसानों की एक बात जो राजा तक पहुंच जाती है, कैसे? यहां पर 2 गांव हैं बीकानेर जिले का। यहां एक गांव जिसका नाम था खिलवा गांव, यहां जिसका नाम क्या था?
यहां पर खिलवा करके एक गांव था, वो था बीकानेर का यहां पर गांव था। इसके अलावा एक गांव और जिसका नाम जोखरिया गांव, नागौर का एक गांव जिसका नाम है जोखरिया। ये दो गांवों का विवाद, वो कैसे, बीकानेर जिले का कोई किसान एक मतीरे की बेल लगाता है अपने खेत में, खिलवा गांव के अंदर लगाता है। वो बेल बाढ़ को क्रॉस करके, जैसे मान लो ये यहां पर एक बाढ़ लगी हुई है, माउंट नहीं बना रहा, कई माउंट समझ लेंगे, यहां पर एक बेल लगाई ये खिलवा गांव की, और वो बेल निकल के इस प्रकार से चली जाती है जोखरिया गांव में। इसके जो विस्तार, इसने जो अपना साम्राज्य विस्तार किया इस बेल ने, वो कहां किया, नागौर के अंदर किया। अब विभिन्न प्रकार से मतीरे लगे, यहां इसके मतीरे लग रहे हैं, बेल चल के यहां की मतीरे, देखो तोड़ मत लेना, बड़ी मुश्किल से बना रहा हूं मैं यहां पर, ये इस पे मत लगे मतीरे। अब मतीरे सारे लगे जोखरिया गांव में, मौज बन गई नागौर वाले किसान के। अब ये किसान जैसे मतीरे तोड़ने लगा, देख रहा था खिलवा गांव का किसान, बोला मेरे मतीरे मुझे वापस लौटा दे। बोला क्यों, मेरे खेत में क्या लेने आई थी, नहीं दूंगा। यहां पर तू मैं होगी, बोला मेरी बेल मैं उखाड़ दूंगा, रियो कर दूंगा। बोला तो कुछ भी कर दे, बोला मतीरे तो मैं खाऊंगा। मतीरे को लेकर बात हो गई। खिलवा वाला किसान बोला तू मेरे को नॉर्मल मत समझ, मेरी जानकारी बीकानेर के शासक करण सिंह के साथ में है। अब ये बोला जोखरिया किसान वाला, बोला अमर सिंह तू जानकारी की बात करता है, हमारे लिए हमारा अमर सिंह जान देने को तैयार है, नागौर वाला तू बात क्या करता है। अब ये बोला कि हमारे करण सिंह तेरे अमर सिंह जैसे बहुत बार देखा हुआ है, कुछ नहीं है इन लोगों को बहुत बार देखा हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं है हमारे करण सिंह के सामने। अब ये बोला नागौर वाला कि हमारा अमर सिंह मुगलों से डरता है, तेरे करण सिंह से क्या डरेगा, क्या वो तो कोई मैदान में बताएंगे अमर सिंह में दम है, करण सिंह में दम है। नॉर्मल बात को लेकर उस बात को वो यहां लेकर आ गए। अब ये बात यहां का नागौर का किसान अमर सिंह के पास बात लेकर गया, खिलवा किसान बीकानेर के शासक के पास गया, बोला जाके जी क्या हुआ, बात अपनी इज्जत पे आ गई है, और ये बोलते हैं कि अमर सिंह में दम नहीं है, बोलते हैं इसमें दम नहीं है। अब क्या करण सिंह को थोड़ा और कॉन्फिडेंस था, इसने पत्र लिखा अमर सिंह को, बोला तेरा दिक्कत क्या है, ये वो किया। अब बात नॉर्मल किसानों की थी, यहां तक आ गई। अमर सिंह बोला मेरे प्रॉब्लम तू है, तू दूर कर देगा क्या पता, आजा मैदान में देख लेते हैं किसमें कितना है दम। और इस बात को लेकर दोनों आ गए मैदान में, और यहां खिलवा के मैदान में यहां जबरदस्त युद्ध हुआ। और वो एक नॉर्मल सी बात तू मैं की बात मतीरे को लेकर स्टार्ट हुई, और ये राड होगी मतीरे की राड। ये हमारे राजस्थान के नागौर जिले के खिलवा गांव में युद्ध हुआ था। खिलवा गांव के अंदर युद्ध हुआ था। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मतीरे की राड। इसे क्या कहा जाता है, मतीरे की राड। अब देखो बेल लगाई थी बीकानेर वालों ने, बीकानेर ने बेल लगाई, मतीरे खा गए नागौर वाले। अब एक मीटिंग बुलाई जाती है, बादशाह को बुलाकर मीटिंग बुलाई जाती है। बोला ये कितना बड़ा केस आ गया, कल को मान लो कोई काचरी लग जाए और काचरी का विवाद आ जाए तो भी, आज मतीरे को लेकर लड़ाई होगी, कल को इसको लेकर लड़ाई हो सकती है, किसका होगा, काचरी किसकी होगी, मतीरा किसका होगा, हमें फाइनल डिसीजन चाहिए। क्योंकि भाई देखो नागौर का एरिया है, यहां पर आपको पता है आम तो यहां पर होते नहीं है, होते यहां पर ये जायद की फसलें। तो अब बताओ कल को विवाद हो जाए तो हमारा क्या डिसीजन किया जाए। तो मीटिंग में यह कहा गया कि जिस किसान ने जिस खेत में बेल लगाई है अधिकार भी उसी का रहेगा। अब अमर सिंह बोला कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो मतीरे में खा लिए, अगले को ठोक भी दिया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसने माफी यहां पर मांग ली थी अमर सिंह ने। ऐसी हमारे राजस्थान के यहां इसके अंदर लड़ाइयां हुई है। तो ये है, देख लो आपके सामने विवाद है। करण सिंह मतीरे की राड जो हुई है वो यहीं पर हुई थी। करवा दी, बिल्कुल करवा दी, तो ठीक है, मतीरे की राड कंप्लीट। अब मैं थोड़ी सी कल्चर की बात कर लेता हूं। यहां पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, मेड़ता के अंदर मंदिर है। आपने मेड़ता का नाम तो सुना ही होगा, मीराबाई से मेड़ता का संबंध रहता है। और पहले मेड़ता ठिकाने में गांव था, कुड़की गांव जो आज पाली जिले में जा चुका है, उस कुड़की गांव के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था। आपको पता है, आपने राठौड़ कल्लाजी का नाम सुना होगा, कल्लाजी राठौड़ का भी जन्म हुआ था, वो इसी मेड़ता के अंदर हुआ था। और ये कल्लाजी राठौड़ कोई और नहीं है, वो मीराबाई के भतीजे हैं कल्लाजी राठौड़। और इसी मेड़ता से अपने कर्म क्षेत्र को बनाते हुए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई का कर्म क्षेत्र है, जिनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज से किया गया था, जो राणा सांगा का सबसे बड़ा वरिष्ठ पुत्र था भोजराज। और कुछ ही समय के बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। बाद में ये मीराबाई संत रूप ने उन्हें धारण कर लिया था। ध्यान रहे, चार भुजा मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, क्योंकि आपको पता है मीराबाई का तप स्थल है, ये मुख्य केंद्र माना जाता है। तो यहां पर मीराबाई के साथ साथ इनके अलावा तुलसीदास जी की यहां पर प्रतिमा स्थापित है। और तुलसीदास जी के अलावा संत रैदास जी कोई और नहीं, मीराबाई के गुरु थे जिनका नाम था रैदास जी, नाम हुआ करता था। तीनों की यहां पर प्रतिमाएं बनी हुई है। मीराबाई,
तुलसीदास जी और रैदास जी, यहां पर इन प्रकार से इनका महत्व है। तो मीरा का संबंध मेड़ता से, यहां पर 4 भुजा मंदिर बना हुआ है और ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेष बात आती है। इसके बाद मैं बात करूंगा, एक माता है जिसका नाम केवाए माता। माता का नाम केवाए माता। आपने थोड़ा ये अजीब सा नाम सुना होगा केवाए माता। नागौरी तो इनको जानते हैं केवाए माता को, लेकिन संपूर्ण राजस्थानी केवाए माता के बारे में नहीं जानते। और बराबर में आपको वीडियो के एंड में मैं आपको केवाए माता की कुछ फोटोज दिखा दूंगा। केवाए माता की फोटोज किस प्रकार से आप देख लेना। और यह मंदिर जो बना हुआ है परबतसर के अंदर बना हुआ है। परबतसर नागौर जिले की सबसे प्रमुख तहसील है और इसी परबतसर में केवाए माता का मंदिर बना हुआ है। परबतसर में बना हुआ है किसका मंदिर? केवाए माता का मंदिर बना हुआ है। इसी के साथ एक प्रसिद्ध देवी और है भवाल माता, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भवाल माता का मंदिर मेड़ता से लगभग 20 किलोमीटर दूर बना हुआ है। लेकिन वो आपसे पूछ सकता है भवाल माता के बारे में, यहां पर देवी के किस रूप की पूजा होती है? यहां पर देवी के चामुंडा रूप की पूजा होती है। ध्यान रहे, चामुंडा माता का सबसे प्रमुख मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में आता है और दूसरा प्रमुख मंदिर उदयपुर के अंदर आता है जिसकी पगलियों की पूजा की जाती है। तीसरा मंदिर सुंदा पर्वत जालोर पे है। नाम हम सुंदा माता बोलते होंगे लेकिन वो प्रमुख रूप से रूप चामुंडा माता का है। सुंदा पर्वत पे होने के कारण उस देवी को सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। भवाल माता का मंदिर ये मेड़ता से 20 किलोमीटर दूर आता है जहां पर माता के चामुंडा रूप के अंदर यहां पूजा की जाती है। ये हमारे भवाल माता की बात कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करते हैं बंशीधर वाले। नागौर जिले में एक मंदिर है बंशीधर वाले का मंदिर। बंशीधर आपको पता है बंशी धारण करने वाला कौन था? बंशीधर वाला था भगवान श्री कृष्ण जी। और इसी बंशीधर वाले मंदिर को मुरलीधर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को बहुत शानदार लाइक करते हैं। ये एक आप स्थानीय मंदिर कह सकते हो, बंशीधर वाला मंदिर, मुरलीधर वाला मंदिर। हालांकि मुरलीधर के बहुत से मंदिर है राजस्थान में, बहुत ही फेमस मंदिर है। इसके अलावा एक देवी जो आपने बहुत कम इनके बारे में सुना होगा, आपने ब्रह्माणी माता का नाम सुना होगा। ब्रह्माणी माता या ब्राह्मणी माता का नाम सुना है आपने। ब्राह्मणी माता के बारे में सोरसन 12 का नाम सुना होगा जहां पर देवी के पीठ की पूजा की जाती है। और एक आपने ब्राह्मणी माता का नाम पल्लू हनुमानगढ़ के बारे में सुना होगा जो सोनारों या स्वर्णकारों की कुल देवी के रूप में पूछी जाती है और पूजी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है और यहां पर इस माता को बरमाया माता तथा योगिनी माता के नाम से भी जाना जाता है। बरमाया माता भी बोलते हैं प्लस योगिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह भी नागौर जिले के अंदर प्रमुख मंदिर है। ब्राह्मणी माता का मंदिर जो आता है वो नागौर जिले के अंदर भी आता है। कुल राजस्थान के अंदर ब्राह्मणी माता के आपके सामने 3 मंदिर हो गए। सबसे प्रमुख और प्रधान मंदिर है ब्राह्मणी माता का सोरसन 12 में, जिस मंदिर के अंदर देवी के संपूर्ण पीठ की पूजा की जाती है। टोटल श्रृंगार पीठ पर किए जाते हैं। यह संसार का एकमात्र मंदिर है जिसके अंदर देवी के पीठ की पूजा की जाती है। दूसरा ब्राह्मणी माता का मंदिर जो पल्लू में है और पल्लू वाली देवी का जो पहाड़ है, एक छोटा सा टिल्ला है, उसको कोट कलूर के नाम से जानते थे और पल्लू का प्राचीन नाम भी कोट कलूर था। ये स्वर्णकार मतलब जो सुनार होते हैं, सुनारों की कुल देवी है। कौन सी? पल्लू वाली ब्राह्मणी माता। और औरंगजेब की नीति थी मंदिर तोड़ो अभियान। औरंगजेब ने राजस्थान में सबसे पहले जो आक्रमण किया था देवियों के मंदिर में वो ब्राह्मणी माता पल्लू पर ही किया था। इसके बाद ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां है? नागौर में। इसे बरमाया के नाम से और योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। डीडवाना के एक माता का मंदिर है पाडा माता। यह भी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो इसको। पाडा माता, इसी पाडा माता को जानते हैं सरकी माता के नाम से जाना जाता है। पाडा माता भी कहते हैं और सरकी माता भी बोलते हैं। इनका मंदिर कहां है? डीडवाना में। डीडवाना जो लेक है, डीडवाला झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है, उस माता का नाम पाडा माता और इसी माता को सरकी माता के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक गांव है नागौर जिले में, जुंजाड़ा गांव। यहां पर एक गांव है जुंजाड़ा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जुंजाड़ा गांव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पर एक मंदिर बना है गोसाई जी का मंदिर। गोसाई जी का मंदिर कहां है? जुंजाड़ा गांव के अंदर है। पर इनके बारे में एक बात याद कर लेना, गोसाई जी का जो मेला भरता है वो भादवे के महीने में भरता है। गोसाई जी का मेला कब भरता है? भादवे के महीने में। और गांव कौन सा है? जुंजाड़ा गांव। डीडवाना झील किनारे किस माता का मंदिर है? पाडा माता का।
पाडा माता को क्या बोलते हैं? सरकी माता के नाम से जाना जाता है। बात कंप्लीट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो सामने। ब्राह्मणी माता को बरमाया माता के नाम से जानते हैं, योगिनी माता के नाम से जानते हैं। नागौर जिले के अंदर मंदिर बना हुआ है। फिर पाडा माता को क्या बोलते हैं? सरकी माता। ये जो मंदिर है, एक ही देवी के नाम है। डीडवाना झील के किनारे मंदिर बना है। निश्चित सी बात, डीडवाना झील किनारे तो डीडवाना में ही आ गया। फिर है जुजाड़ा नामक स्थान पर, यहां पर गोसाई जी का मंदिर बना हुआ है। और गोसाई जी का जो मेला भरता है वो कब भरता है? भादवी में बनता है। इसके अलावा नागौर जिले में एक गांव है जिसका नाम है झोरड़ा। झोरड़ा के बारे में आपने फिर सुना ही होगा। हरिराम जी महाराज करके यहाँ के एक लोक देवता हुए हरिराम जी महाराज का जो सबसे प्रमुख मंदिर है, जन्म स्थान है, कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, पूरा का पूरा झोरड़ा नगर रहता है। नागौर जिले का झोरड़ा गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, झोरड़ा में जो हरिराम जी है, इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सांपों के देवता कहलाते हैं यहाँ ये। और यहाँ जो पेशेंट आते हैं, कैसे आते हैं? जिसको बिच्छू खा गया, सांप खा गया, छिपकली खा गई, गोयरा खा गया, ऐसे किसी को कुछ खा जाए तो यहाँ नागौर क्षेत्र के अंदर वो हरिराम जी के मंदिर में लेके जाते हैं, जहां पर सर्तिया इलाज भी होती है। कहते हैं मंदिर में एक नाग भी आता है, यहाँ पर नाग भी भादवी महीने में देखने मिलता है। ये यहाँ लोगों की जनश्रुति है, यहाँ की मान्यता है। जल्द ही नागौर जिले का सर्वे भी मैं आपको करवा दूंगा, जल्द भी दिखाने वाला हूं। हरिराम जी महाराज की बहुत शानदार मान्यता के साथ झोरड़ा से हम विदा लेते हैं। झोरड़ा के बाद यहाँ हमारा अगला स्थान है, वो है रेण। यह एक स्थान रेण। आपने यहां एक संत का नाम सुना होगा, संत दरियाब जी। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ, संत दरियाब जी का संबंध किस संप्रदाय से है? देखो, बहुत से संप्रदाय, जैसा कि अभी मैंने आपको दादू दयाल जी के बारे में बताया था, दादू दयाल जी का संबंध है वो जयपुर जिले से रहता है। इसी प्रकार रेण नामक स्थान का संबंध संत दरियाब जी से है, जिनका संबंध राम स्नेही संप्रदाय से है। जिनका संबंध किससे है? राम स्नेही संप्रदाय से। यह स्थान कहां आता है? रेण नागौर जिले का बड़ा ही फेमस स्थान है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहां एक स्थान है बड़े पीर जी की दरगाह। यह एक दरगाह है जिसका नाम क्या है? बड़े पीर जी की दरगाह आती है। इनको भी याद कर लेना, नागौर के फेमस संत है बड़े पीर जी की दरगाह। बड़े पीर जी की दरगाह, ये लो जी आपके बड़े पीर जी की दरगाह हो गई। देखो क्या है कि जो सूफी लोग थे, सूफियों का एक अलग से बनता है, कादरी करके एक अलग से पंथ था। कादरी जो थे वो बड़े पीर जी की दरगाह के इनके ही अनुयायी हुआ करते थे और कादरी संत कहलाते हैं बड़े पीर जी की दरगाह, जिनका नाम है सैफुद्दीन अब्दुल बहान, जिन्हें सैफुद्दीन अब्दुल बहान के नाम से भी जाना जाता है। सैफुद्दीन और सैयद भी कह सकते हो, देखो सैयद भी लगता है, सैयद सैफुद्दीन अब्दुल बहान के नाम से इन्हें जाना जाता है। कादरी पंथ के ये हुआ करते थे, जो सूफियों से निकला हुआ है। सूफी संत आपको पता है सूफी संत कौन से होते हैं? जैसे ख्वाजा संत हुआ करते थे, इनसे निकले हुए ये पंथ है जिसे कादरी के नाम से जानते हैं। और तारकीन का उर्स, जो बार बार एग्जाम आरपीएससी का पैक्ट पर्सन, जिसके साथ आरपीएससी ने यहां पर वादा किया हुआ है कि तेरे बिना तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं। और आप मान लो आरपीएससी साल में 5 एग्जाम लेती है तो 2 एग्जाम में तारकीन के उर्स का प्रश्न तो हमेशा 2015 से पहले आया करता था। सुल्तानों का, सन्यासियों का सुल्तान तारकीन, नागौर जिले के फेमस मुस्लिम संत जिनका नाम है तारकीन के सुल्तान, जिन्हें सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। यह हो गई सारी यहाँ के प्रमुख कल्चर इतिहास की बात की मैंने। इसके अलावा भी और महत्व है। नागौर जिले में जब एंट्री करेंगे बड़ा सा दरवाजा आता है जिसे बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। एक बात ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, भारत का सबसे बड़ा वो नहीं है, राजस्थान में भी बुलंद दरवाजा है। राजस्थान में जैसे नागौर में एंट्री करेंगे, यहाँ पर मुख्य द्वार पे एक दरवाजा आएगा जिसे बुलंद दरवाजे के नाम से हम जानते हैं। और अब बता देता हूं आपको, एक गांव है जिसका नाम है खींवसर। और खींवसर क्यों फेमस है? खींवसर का किला है वो बहुत ज्यादा आकर्षण करने वाला किला है, बहुत अच्छा किला है। यहां पर पर्यटक बहुतायत में बाहर से आने वाले देखते हैं खींवसर किले में। नागौर जिले के जो किले हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला किला खींवसर का किला है। कुचामन का किला छोटा है, खींवसर का अधिक महत्व रखने वाला है। खींवसर का गढ़ फेमस है बताया। इसके अलावा एक स्थान और यहां पर जाना माना स्थान है जिसका नाम है पीपासर। जिसका नाम क्या है? पीपासर करके एक नाम आता है, पीपासर। पीपासर क्यों फेमस है बता दो आप सभी। पीपासर जाना जाता है जाम्बोजी के लिए। जाम्बोजी महाराज का जन्म कहां हुआ था?
पीपासर में हुआ था। और जाम्बोजी आपको पता है 29 नियमों का इन्होंने पालन करवाया था। 20 और 9 क्या बन गया? बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, बिश्नोई संप्रदाय के आदि पुरुष कौन है? जाम्बोजी, जिनके कुछ स्थान बीकानेर से संबंध रखते हैं, समराथल, धोरा, धोक, धोरा, इस प्रकार से ये अपना कई प्रकार से संबंध रखता है। इसके बाद लाखों लाव करके एक तालाब हुआ, एक तालाब हुआ नागौर जिले में जिसका नाम है लाखों लाव। लाखों लाव करके एक तालाब हुआ। ये क्यों महत्वपूर्ण है? लाखों लाव तालाब में यहां संत महात्माओं का बहुत ही अच्छा महत्व है और यहां वर्षा काल में यह तालाब पूर्ण रूप से भर जाता है। इतना शानदार प्रभाव है कि यहां पर क्या रहता है कि वर्षा काल में पूरा ये भरा हुआ रहता है। फिर हम बात करेंगे वर्षा काल के भरने के बाद यहां पर नागा संत महात्माओं का खूब यहां पर आवागवी रहती है, स्नान करते हैं और खूब यहां पर एक मेला भरता है। नागा, राजस्थान में नागा संतों का मेला कहां भरता है? तो वो लाखेलाव तालाब है नागौर में, यहां पर भरता है। अब हम बात करेंगे तेजाजी के स्थानों के बारे में। तेजाजी की बहुत से स्थान है नागौर जिले के अंदर। नागौर जो पूरा क्षेत्र है वो यहाँ के लोक देवता तेजाजी का ही माना जाता है। तो मैं स्पेशल तेजाजी की बात कर लेता हूं क्योंकि नागौर को पूरा करें तो तेजाजी के बिना ये अधूरा है। तेजाजी के जन्म स्थान से लेकर उनके कार्य क्षेत्र से लेकर पूरे के पूरे स्थान हमारे नागौर जिले का हर एक गांव यहां का महत्वपूर्ण है। तेजाजी के बारे में बात करें तो धोलिया वंश के धोलिया गोत्र में पैदा हुए तेजाजी महाराज। और आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा तेजाजी महाराज की, जिसमें मैंने तेजाजी महाराज के जन्म से लेकर अंत समय तक मैंने पूरी वीर गाथाओं का वर्णन कर रखा है। तो आप तेजाजी महाराज की गाथाओं को वहां पर देख सकते हो। और तेजाजी महाराज से संबंध रखने वाले यहां पर कई स्थान हैं, जैसे आपने सुन रखा हो खड़नाल। खड़नाल में भी यहां पर 4 मंजिला एक तेजाजी महाराज का जोरदार मंदिर बना हुआ है, जहां पर भाद्रपद के महीने में, भादवे के महीने में जोरदार मेला भरता है। और तेजाजी महाराज जैसा कि आपको पता है सांपों के देवता हैं, सांपों के साथ में पंगे लेने वाले देवता हैं। और आपको पता है तेजाजी महाराज ने तेजाजी महाराज को सांप डसा था जीभ के ऊपर। पूरी कहानी है, मैं पूरी नहीं गा सकता, आधे घंटे की कहानी है, जो कहानी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तेजाजी महाराज का स्पेशल मैंने पार्ट करवा रखा है, वहां आप जाके देख सकते हो। भाद्रपद के महीने में यहां पर 50,000 से अधिक लोग खड़नाल के मेले के अंदर पहुंचते हैं। खड़नाल के मेले में यहां पर आते हैं और यहां आप आकर अपना जैसे भी इनकी मान्यता है वो पूरी करते हैं। इसके अलावा एक गांव है सुरसुरा, नागौर में गांव पड़ता है, नागौर अजमेर की सीमा पे सुरसुरा। ध्यान रहे, सुरसुर कौन करता है? सांप सुरसुर करता है ना। तेजाजी महाराज को सांप ने कहां डसा था? सुरसुरा में डसा था। तेजाजी महाराज को सांप ने कहां डसा था? सुरसुरा में डसा था। खड़नाल की बात हो गई। इसके अलावा एक स्थान हो रहा है जहां पर तेजाजी महाराज का बहुत ही शानदार मंदिर बना है, वो है परबतसर का मंदिर। परबतसर का मंदिर बहुत जोरदार मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के पास यहां पर एक मेला भरता है जो राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मेला है, जहां पर गायों का मेला भरता है। गाय बछड़े पूरी फैमिली यहां पर आती है, मतलब जो छोटे से बच्चे से बछड़े से लेकर पूरे सांड आते हैं बड़े बड़े, यहां तक यहां पहुंचते हैं। परबतसर नागौर का मेला, पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है। परबतसर का स्थान मैंने और भी बता दिया। परबतसर युद्ध भूमि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई यहाँ पर कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर युद्ध हुआ था, आपको पता हो तो यहाँ पर वो भी परबतसर के पास ही यहाँ पर हुआ था। जो जयपुर तथा जोधपुर के शासकों के बीच में कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर युद्ध हुआ था, वो परबतसर के अंदर ही हुआ था। और परबतसर की बकरी बहुत फेमस है, परबतसरी नस्ल की बकरी फेमस है और परबतसर की गाय भी यहाँ फेमस है। तेजाजी महाराज का मेला, तेजा की दशमी बहुत फेमस होती है। तेजाजी की दशमी फेमस, भादव महीना, श्रावण भादव के महीने में तेजाजी का यहाँ बहुत खूब यहां माहौल बना रहता है। तेजाजी के बाद मैंने बात की थी, तेजाजी बात पूरी की। हाँ, इसके बाद एक स्थान पड़ता है लाडनू, NH 65 के ऊपर लाडनू जैन विश्व भारती कॉलेज। प्रारंभ में तो ये जैनों का एक केंद्र था, लेकिन वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है ये जैन विश्व भारती कॉलेज। जैन विश्व भारती कॉलेज
ये लाडनू केंद्र है। पहले स्टार्टिंग में क्या था, ये जैन का एक केंद्र आज भी है, पहले भी था, लेकिन इतना ही फर्क है कि इसको अब वर्तमान में बदल दिया गया है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बदल दिया है, लेकिन जैनों का केंद्र आज भी है, जैनों की यहाँ पीठ बनी हुई है, तो जैनों का भी संबंध रहता है लाडनू में। और एनएच ये पूछा हुआ है कि जैन विश्व भारती कॉलेज लाडनू किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, NH 65 पर स्थित है, ये जो पाली से चल के अंबाड़ा को जाता है शेखावाटी प्रदेश में से होता हुआ, तो उसके अंदर ये भी एक अपना अस्तित्व रखती है। इसके बाद एक स्थान जिसका नाम लाडनू पूरा हुआ, फिर हम देखें ख्वासपुर, एक स्थान है ख्वासपुर करके स्थान पड़ता है। ख्वासपुर कौन था, इसके बारे में मैं चर्चा करूं थोड़ी सी। देखो क्या चर्चा है, आप सभी को पता है ट्रिपलेस करके एक शासक हुआ, ट्रिपलेस बोले तो शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ही पहली बार राजस्थान के अंदर सड़क का निर्माण करवाया था, पत्थर की सड़क बनाई थी, राजस्थान में डामर की सड़क डलहौजी ने बनवाई थी। और इसी शेर शाह सूरी का एक मुख्य सेनापति था, ख्वास खां के नाम से था। और आपको पता हो शेर शाह सूरी के समकालीन हमारे मारवाड़ का शासक मालदेव हुआ करता था, और मालदेव की एक पत्नी थी जो रूठ गई थी, और रूठी रानी का नाम था उमादे, और उमादे तारागढ़ के अंदर रहा करती थी। और ये ख्वास खां ही वो आदमी है, मालदेव की पत्नी उमादे को यहां से निकालने लेके शेर शाह सूरी ने भेजा था। तब कहते हैं कि पीछा किया था, उसी दौरान जो मुलाकात थी ख्वास खां की उमादे से, वो ख्वासपुर के अंदर हुई थी, जो ख्वासपुर का है वो नागौर के अंदर आता है। और वहां मुलाकात हुई, वहीं पर इसने अपना तंबू लगाया था, वहीं कुछ दिन निवास किया था, और इसी कारण यहां एक गांव की स्थापना हुई जिसे ख्वासपुर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम एक स्थान की बात करेंगे, नागौर जिले की प्रसिद्ध तहसील जिसका नाम है जायल। जायल आपको पता है जिंदराव खिंची का आपने नाम सुना होगा। पाबूजी महाराज की जब कथा को सुनते हैं तो पाबूजी महाराज की कथा भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पाबूजी महाराज की कथा से मैंने 1.5 साल पहले यूट्यूब पे बनाई थी, और आपको मैंने कंपटीशन के बारे में क्या इस प्रश्न में वो भी पूरे बताए थे। जायल करके एक स्थान है जहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची का संबंध पाबूजी से है, पाबूजी के जीजाजी जिंदराव खिंची है, और पाबूजी का जो कहते हैं वध किया था वो पाबूजी को जो मारा था, किसने मारा था, जिंदराव खिंची ने मारा था। वध तो इस जिंदराव खिंची का होगा जो पाबूजी का भतीजा करेगा। ध्यान रहे, वध जो होता है किसी दोषी को मारते हैं तो उसे वध बोल देते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जिंदराव खिंची की महिमा भी बता दी, जायल से संबंध रखती है। इसके अलावा हम नागौर जिले का महत्वपूर्ण योगदान देखें तो लगभग बात मैंने पूरी रिपीट की है। हाँ, एक बात और है, अकबर का भी नागौर से अच्छा संबंध था। अकबर ने राजपूतों को अधीन करने के लिए 1570 के अंदर एक दरबार लगाया जिसे नागौर दरबार के नाम से जाना जाता है। इस नागौर दरबार को लगाने के अंदर भरपूर जो सहयोग किया था वो किया था आमेर के शासकों ने। आमेर के शासक उस समय 3 व्यक्तियों का नाम आएगा। एक तो आएगा सबसे पहले बारमल जो बुजुर्ग स्थिति के अंदर है। भारमल के बाद इनके पुत्र जिनका नाम भगवंत दास या भगवंत दास, एक ही बात है। फिर बारमल के पोते मान सिंह। मतलब इस सम्मेलन के अंदर, इस दरबार के अंदर तीनों के तीनों मौजूद है, दादा, बेटा और पोता, तीनों इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा बीकानेर के शासक भी इसके अंदर आए थे। बीकानेर के शासक भी यहां पर मौजूद थे। शासकों के बारे में बात करते हैं तो यहां पर राणा प्रताप मौजूद नहीं हुए। मेवाड़ के शासक उदय सिंह है, लेकिन उदय सिंह बीमार होने के कारण सत्ता राणा प्रताप के हाथ में थी। राणा प्रताप सिंह जी यहां मौजूद नहीं हुए। और इसके अलावा मारवाड़ में चंद्रसेन हुआ करते थे, वो आए थे लेकिन अधीनता को स्वीकार उन्होंने भी नहीं किया। और इसके अलावा एक रियासती सिरोही के शासक थे जिनका नाम था सुल्तान देवड़ा, वो भी यहां पर नहीं आए थे। तो देखो, आए नहीं 2 थे, राणा प्रताप नहीं आए थे, सुल्तान देवड़ा सिरोही वाला नहीं आया था। मारवाड़ के चंद्रसेन आए थे, आने के बाद भी उन्होंने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो नागौर दरबार का महत्व ये रहता है। तो विद्यार्थियों, मैंने लगभग बातें आपकी नागौर से संबंधित पूरी की है, और आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। मैंने फटाफट क्यों गाई है, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए मैंने मेरे हिसाब से, यदि आपको स्पीड मेरी कम लगती है तो YouTube पे ऐसा ऑप्शन है स्पीड को फास्ट कर लिया जाए। यदि मेरी स्पीड आपको फास्ट लगती है, YouTube पे ऑप्शन है स्पीड को कम कर लिया जाए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको फास्ट और स्लो भी कर सकते हो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसके बाद की जो वीडियोस है उसको भी देखो। आज में कुछ प्रश्न है, कुछ फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं, उनको मैं बताऊंगा कि पेपर में आज तक क्या क्या हुआ है। तो मैं मेरी वॉइस के साथ में आपको पेज आपके सामने शो होगा।
इस पेज पे आप देखते रहेंगे, इन्हें जरूर पढ़े। वीडियो देखने के बाद आगे के जो कुछ फैक्ट है, मैं लगभग 5 से 7 आपको पेज के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, वो सारे आप जरूर पढ़ना। एग्जाम की दृष्टि से वही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके। और इसके बाद मैं आपको लगभग 15 से 20 आपको फोटोज दिखा रहा हूं, इन फोटोज को जरूर देखना। फोटोज में जितने भी मैंने कल्चर से संबंधित, इतिहास से संबंधित जो मैंने नामों का प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों की व्याख्या मैं आगे करूंगा। तो आगे का जो 5 मिनट है वो भी आपका एक चुनाव कराएगा प्रश्नों के लिए, वो आप जरूर देखें। और अगले पार्ट में फिर मिलते हैं नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ। रोटू, जो नागौर जिले का अखेट निश्चित क्षेत्र जहां हजारों की संख्या में काली हिरण व चिंकारा विचरण करते हैं। कुचामन में मारवाड़ राज्य की टकसाल थी, जिसे ढले हुए सिक्के कुचामनी सिक्के कहलाते थे। परबतसर में मात्र 3 किलोमीटर दूर गंगोली का मैदान है, जहां जोधपुर व जयपुर राज्यों की सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध लड़ा गया था। अकबर के 9 रत्न कहे जाने वाले दरबारी बीरबल, अबुल फजल तथा फैजी नागौर के थे। महान कवि वृद्ध भी नागौर के थे। जायल तहसील के गोराऊ तथा परबतसर तहसील कुराड़ा गांव के स्वतंत्रता के पूर्व ताम्र उपकरण मिले हैं। नावा शहर में एमरी स्टोन की चकिया बनती है। भारत सरकार ने संत शिरोमणि मीरावी तथा समाज सेवी व किसान नेता बलदेव मिर्धा के डाक टिकट जारी किया। बलदेव पशु मेला मिर्धा की स्मृति में ही बढ़ता है। अलोह धातु में कांस्य और पीतल के नागौरी शिल्प के बर्तन प्रसिद्ध है। मारोट व कुचामन का गोल्डन पेंटिंग का काम पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। ग्राम टांकला की दारियां व बडू की जूतियां बड़ी प्रसिद्ध है। बडू लोहारपुरा नागौर में लोहे के अस्त्र औजार बनते हैं। ताऊसर नागौर की मेथी प्रसिद्ध है। नागौर के मालपुए व फिणी, मुंडवा की नमकीन, सेब भुजिया तथा कुचामन के गोंद के पापड़ बड़े ही प्रसिद्ध है। ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पेज में हम बात करते हैं और आपके सामने बहुत शानदार प्रश्न है। मारवाड़ मुंडवा सावन भादों की गोट के लिए प्रसिद्ध है। जायल में तीज का मेला निशानेबाजी की प्रतियोगिता के लिए भरता है। और डीडवाना को शेखावटी का सिंह द्वार कहा जाता है, क्योंकि यह मारवाड़ का आखिरी नगर है। इसके बाद से शेखावटी की सीमा प्रारंभ होती है। लाडनू की बेगानी हवेलियां, इनानिया हवेली तथा गणपत राय सेठी की हवेली दर्शनीय है। मकराना यह कस्बा संगमरमर की खदानों के लिए बड़ा ही अच्छे रूप से जाना जाता है। सेवज वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए पिरोजो मध्यकालीन मारवाड़ के प्रचलित सिक्के थे। पिलान ऊंट पर बैठने के लिए रखा जाने वाला आसन है। नागौरी नस्ल के बैलों के मूल उत्पत्ति स्वालक क्षेत्र से मानी जाती है। पांचला सिद्धा खींवसर तहसील का यह गांव जसनाथी संप्रदाय की पीठ के लिए जाना जाता है। यहाँ सोवा जाति के सिद्ध जलते हुए अंगारों के नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। बुटाटी, यह लोक संत चतुरदास जी का जन्म स्थान है। लकवा पीड़ित मरीजों के लिए यहाँ पर आस्था का केंद्र है और यहाँ 7 दिन के अंदर इनका इलाज किया जाता है। राजस्थान में खारे पानी के सर्वाधिक जिले नागौर में है तथा राज्य में सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र भी नागौर में है। राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में होता है। देश की पहली रेल बस सेवा का प्रारंभ नागौर के मेड़ता से मेड़ता रोड के बीच 1994 में किया गया था। हाकड़ा नदी के किनारे बसा खींवसर जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। नागौर के कुचामन का कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है। नागौर जिले का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये थे आपके प्रमुख प्रश्न जो आप पढ़िएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट आपके डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होते हैं। ये है नागौर जिले की लोकेशन जो आप देख पा रहे हो। ये इसके बाद नागौर की तहसील, खींवसर, नागौर, मंडवा, जायल, डीडवाना, लाडनू सब इसके अंदर आ गए। इसके बाद में बुटाटी दाम के बारे में बात करते हैं, जहां पर लकवे का इलाज किया जाता है। सर्दी इलाज होता है। 7 दिन यहाँ को पेशेंट को रोका जाता है। इसके बाद यहाँ लकवे से पीड़ित लोगों का बहुत अच्छा इलाज होता है। और लकवे के इलाज होने के बाद यहाँ पर तेजाजी महाराज के एक प्रमुख स्थान आएगा, जिसका नाम है खड़नाल। खड़नाल के अंदर तेजाजी महाराज का प्रमुख स्थान है। लगभग 3 से 4 मंजिला यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तेजाजी महाराज जाट देवता, लोक देवताओं के 5 पीरों में इनका नाम आता है। और जीप पे इनको सांप ने डसा था। सुरसरा करके एक स्थान पड़ता है, जबकि मैं जिस स्थान की बात कर रहा हूँ वो आपका है खरनाल। इसके बाद हम एक दुर्ग की बात करेंगे, जिस दुर्ग का नाम है यहाँ पर मालकोट दुर्ग, जिसका निर्माण जोधपुर के राजा मालदेव ने करवाया था। इससे साफ साफ पता लगता है कि मालदेव का शासन नागौर पर भी था, लेकिन वर्तमान में देखें इसके अंदर बहुत झाड़ियाँ वगैरह खड़ी है। स्थिति इसकी जर्जर स्थिति है, अच्छा देखने में वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे मीराबाई से संबंधित स्थान, जिसका संबंध मीराबाई से रहता है। मीराबाई का यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। इसके बाद एक तालाब की बात आई थी, जिसका नाम लाखों लाव
तालाब है। हम अब जो आपके सामने तालाब आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसका नाम है लाखों लाभ तालाब। मुंडवा क्षेत्र में ये तालाब है, जिसका निर्माण लखी बंजारे के द्वारा, एक व्यापारी था ये, इसने इसका निर्माण करवाया था। अब आपके सामने एक वृक्ष है, ये इसका संबंध जम्बोजी के महाराज से रहता है। जम्बोजी का इसका इस स्थान से, खेजड़ी वाले स्थान से संबंध है। नेक्स्ट की कड़ी में जो मैं आपके सामने एक दरवाजा लेकर आया हूँ, वो है नागौर का बुलंद दरवाजा। इसका संबंध एक दरगाह से रहता है। यहाँ पर नागौरी हैं मुस्लिम संत जिनकी दरगाह बनी हुई है। हमीमुद्दीन नागौरी करके एक संत है जिनकी यहाँ दरगाह है। बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद आपके सामने डेजर्ट का एक सीन, जो आपके यहाँ नागौर के किले के लिए देखा जाता है। आसपास में डेजर्ट है, बीच में हल्के फुल्के पेड़ है, और ये दुर्ग सेफ्टी की दृष्टि से बहुत शानदार कला के माध्यम से इस दुर्ग को बनाया गया है। और इस दुर्ग के ऊपर से जो सीन लिए गए खींवसर दुर्ग के, तो ये आप खींवसर दुर्ग के सीन देख सकते हो, खींवसर दुर्ग है। इसके बाद नागौर जिले के अंदर एक स्थान है झोरडा, जहां पर हरिराम जी का जिनका संबंध रहता है, सांपों के देवता जिनके चरण कमल पूजनीय है, चरण कमलों की पूजा होती है। हरिराम जी सांप जो मरुस्थलीय जीव होते हैं, जहरीले जीव, उन सब के लिए यहाँ विशेष रूप से ये पूजनीय है। उनका इलाज यहाँ पर शर्तीय इलाज किया जाता है। इसके अलावा नागौर जिले में कुछ देवी है जिसका नाम है केवाई माता। हम आपको दिखा रहे हैं केवाई माता, ये एक पहाड़ी पे बना हुआ मंदिर है केवाई माता का। और भवाल माता का मंदिर है। फिर हम दिखाते हैं भवाल माता की अन्य तस्वीरें। ये भवाल माता के मुख्य मंदिर के प्रांगण के दृश्य है। भवाल माता के बाद हम जो बात करेंगे, अब आपकी एक देवी है जिसका नाम है कवाई माता। ये जो मंदिर आएगा ये कवाई माता का मंदिर है। कवाई माता मंदिर के बाद दायमा ब्राह्मणों की कुलदेवी, दधिच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता का मंदिर। नागौर में गोठ मांगलोद दो गांव है, गोठ और मांगलोद दोनों की सीमा पर स्थित है। इसके बाद में फिर से आपके सामने एक माता और आ रही है जिसका नाम है केवाई माता। केवाई माता के बाद दर्शन करने के बाद हम देखेंगे चार भुजा का मंदिर, जहां मेड़ता के अंदर यह बना हुआ है। मीराबाई, रेदास, तुलसीदास जी की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी नागौर जिले के साथ।